स्वागत है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के इस दूसरे पार्ट में। हमने इससे पिछले वीडियो में पिंच ऑफ स्नफ कहानी के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया था। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे उसमें, और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उस पार्ट में हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और इस पार्ट डिस्कशन को अपना आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले पार्ट के वीडियो में सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे B3 के 7th नंबर तक को, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं अभी भी कहूँगा कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का, आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आप उसे देख चुके हैं तो फिर बिना डिले के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, जैसे C1 आपका सेक्शन है बुक में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखा हुआ, उसमें कहा गया है कि नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज। नानू काका बहुत सारा झूठ बोलते हैं। हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं कि कभी वो पार्टी बॉस जो सोहन लाल रतिराम था उससे झूठ बोलता है, कभी मंत्री से झूठ बोलता है, कभी ऑटो डीलर से झूठ बोलता है, यानी झूठ पे झूठ वो बोलते जाता है। Why does he do so? यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और दूसरी बात कही जा रही है कि डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट। क्या परस्यूट का अर्थ होता है उद्देश्य, खोज, जो चीज उसे चाहिए, यानी उसे जो चाहिए क्या उसमें उसे सफलता मिलती है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है कि नानू काका आखिर वो झूठ क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर ये हुआ कि बिकॉज ही हैड टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। उनका जो एक्चुअल पर्पस था, जो उनका परस्यूट था, वो था कल्याण मंत्री से मिलने का। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट कहा जा रहा था कि व्हाई डज ही डू सो, वो ऐसा करते क्यों है, आखिर वो जो झूठ बोल रहे हैं बार बार वो ऐसा क्यों। तो हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट दीज मिनिस्टर्स डू नॉट सी पीपल इजीली। सी का अर्थ होता है मिलना, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये मंत्री लोग जो होते हैं वो लोगों से जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है। तो टू सेव हिज टाइम, अपना समय बचाने के लिए नानू काका प्ले ट्रिक्स, वो चाल पर चाल चलते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा चाल चलते जाते हैं। और यहां पर हमसे पूछा गया है कि डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट, तो हम लोग जानते हैं कि ही सक्सीडेड इन सीइंग मिनिस्टर विद इन 2 days, और जब वो चाल चलना शुरू करते हैं तो वो 2 दिन के अंदर मंत्री से मिलने में कामयाब हो जाते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि व्हाट इंप्रेशन डज नानू काका मेक ऑन यू। जब इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं तो नानू काका का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो किस तरह की छवि बनाते हैं हमारी आंखों के सामने। आगे वो पूछते हैं कि डू यू लाइक हिम। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपको वो पसंद आता है किरदार जो नानू काका का है, जो नानू काका जिस तरह से चाल चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ट्रिक्स कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ के बावजूद वो आपको पसंद आते हैं। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है कैरेक्टर स्केच, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आने वाले बहुत जगह पर ये आपके पास आएगा। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि आपने जिस किरदार के बारे में पढ़ा है उस किरदार को लिखना, यानी कि वो ऐसा था, क्या था, उसके गुण क्या क्या थे, उसकी खामियां क्या क्या थीं, और आपको अगर उसके बारे में किसी को ब्यौरा देना हो तो वो आप उसे कैसे देंगे। इसी को कैरेक्टर स्केच कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि नानू काका का हमारे ऊपर इंप्रेशन कैसा पड़ता है और हम उसे पसंद करते हैं या नहीं, और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग नानू काका के बारे में कुछ बातों को बताते हैं पहले, जैसे कि नानू काका जो था वो एक तरह से देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन थे, अ मैन विद स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरी कहानी में देखते हैं कि वो कभी पर भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। शुरुआत में वो खींचते हुए बाहर आता है लेकिन हताश होकर, निराश होकर बैठ नहीं जाता है। वो हमेशा एक चुटकी सुरती लेते हैं और फिर सॉल्यूशन खोजने में लग जाते हैं। और जब उसे पता चलता है कि मंत्री उससे नहीं मिलना चाहता है, उसके बावजूद वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते हैं और कोई ना कोई शानदार सॉल्यूशन खोजने के ऊपर दिमाग लगाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं। तो पहली तो बात हो गई कि छवि कैसी बनती है उसकी, व्हाट इंप्रेशन डज नानू काका मेक ऑन यू। तो उनका इंप्रेशन तो हमारे पर वो चलो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और फ्रस्ट्रेट नहीं होते, सॉल्यूशन खोजते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें पर्सनली लाइक करते हैं नहीं, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो आई पर्सनली डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड। ये अवसरवादी जो तरीका है, जो रवैया है लाइफ को लेकर के, वो नहीं होना चाहिए। आप कोई एक लीगल तरीका अपनाइए, आप सही तरीके से आगे बढ़िए, आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं नानू काका के कैरेक्टर को पसंद नहीं करता। हाँ, उसके कुछ खूबियाँ ज़रूर हैं, लेकिन अगर लाइक करने की बात आए देन आई डोंट लाइक दैट पर्सन। इसके आगे भी आप कुछ बातें जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैनी पीपल ट्राई दीज ट्रिक्स एंड लाइज टू गेट देयर वर्क डन।
बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की चालों को, इस तरह की हैबिट्स को, इस तरह के झूठ को अपनाते हैं ताकि उनका काम बन जाए। लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि यही वो चीज़ें होती हैं, दीज आर द थिंग्स विच लीड आवर सोसाइटी टुवर्ड्स करप्शन एंड इमोरलिटी। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से करप्शन होता है, जिसकी वजह से एक अनैतिकता फैलती है हमारे समाज में। फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि करप्शन है, मंत्री को मतलब कि ऐसे नेता के घर नहीं जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, इसलिए हमें लीगल तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। इसके बाद आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि नानू काका का जो कैरेक्टर स्केच है उसको हमें बताना था। तो सबसे पहले आप उसमें ये बता सकते हैं कि नानू काका जो थे वो एक क्लेवर मैन थे, यानी वो एक चालाक आदमी थे। ही नेवर लूजेस हिज सेंस, वो कभी भी अपना जो था विवेक नहीं खोते थे कि टेम्पर हो गए, फ्रस्ट्रेट होने लग गए या फिर गुस्से में या हताश होकर के बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इसके बाद आप ये जोड़ सकते हैं कि जब भी चीज़ें उसके मन मुताबिक नहीं होती थी, व्हेन थिंग्स डोंट टर्न आउट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशंस, वो क्या करते थे, वो ट्राइज हार्ड टू मेक अ वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई एक रास्ता खोजते थे। इसके साथ ही एक बात और होती थी कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसते थे तो हम लोग देखते थे क्या वो एक स्टेप बैक होते थे, यानी कि वो आराम से गहरी सांस भरते थे, रिलैक्स करते थे, अपना पिंच ऑफ स्नफ लेकर के, एक चुटकी सुरती लेकर के उसको सूंघ करके, और उसके बाद रीप्लान एवरीथिंग, दोबारा से प्लान बनाने में जुट जाते थे। एक कहावत है कि प्लानिंग इज एवरीथिंग, प्लान्स आर नथिंग। प्लानिंग आपको हमेशा करनी पड़ती है, रीप्लान। आप कभी कभी शेड्यूल बनाते होंगे पढ़ाई के लिए, शेड्यूल बनाए, बिगड़ गया, कुछ हो गया, कहीं किसी ने बुला लिया, कहीं जाना पड़ गया, कोई गेस्ट आ गए या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पर प्लान बिगड़ जाता है, लेकिन आपको दोबारा से प्लानिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो रीप्लान एवरीथिंग, तो ये बहुत अच्छी खासियत थी नानू काका में कि वो तुरंत प्लानिंग पे आ जाते थे और रीप्लान करते थे सब कुछ को। इसके साथ ही इस कहानी से एक बात और निकल करके आती है कि नानू काका को हमेशा ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। एवरी पर्सन हैज अ वीकनेस। और उन्हें सिर्फ इतना नहीं पता था कि हर इंसान की कमजोरी है, बल्कि वो ये भी जानते थे कि हम अगर उसके उस कमजोरी तक पहुंच जाए तो वी कैन मेक हिम डू एनीथिंग, हम उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। ये एक तरह से आपका कैरेक्टर स्केच होगा जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू हैव नानू काका एज योर अंकल। मान लो कि आपके एक अंकल हैं जो कि नानू काका के जैसे हैं। हाउ वुड यू बिहेव विद हिम, एक्सप्लेन इन डिटेल। इस क्वेश्चन की जड़ को समझते हैं कि ये क्वेश्चन निकाला कहां से गया था। एक्चुअली हमने देखा था क्या कि ये कहानी जो चल रही थी, तो जो नैरेटर था, जो ये कहानी सुना रहा था, वो हर वक्त छिटकता रहता था नानू काका से। जब आने की बात निकली थी उसी समय से वो उससे दूर होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि नानू काका उसके लाइफ में आए, वो उनके घर पर आए या फिर कुछ भी हो। तो यहीं से ये सवाल निकाला गया कि अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव होता या आपके कोई ऐसे अंकल होते जो कि नानू काका के जैसे होते, तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करते, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यहाँ में एक बात पर तो जरूर ध्यान देना होगा कि किसी भी इंसान का अपने मिशन को पूरा करने का या अपने काम को अंजाम देने का जो भी तरीका होता है, वो उसका अपना तरीका होता है। हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही हमें उससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना चाहिए कि हाँ ये सही नहीं है, वो गलत है, ये सही है। हर किसी का सच और झूठ, सही गलत को लेकर के अपना एक नजरिया होता है। वी शुड नेवर गेट इनटू इट, ओके। लेकिन यह सवाल ये था क्या कि नानू काका मेरे अंकल होते तब मुझे क्या करना था, उनके ऐसा तरीका होने के बावजूद। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके क्लेवरनेस को लेकर के, तो सबसे पहली बात तो इतनी स्मार्टनेस की वजह से, ये जो उनकी क्लेवरनेस थी या फिर एक विलिंगनेस जो होती थी उनके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसकी वजह से मैं उनकी रेस्पेक्ट करता, क्योंकि वो एक टफ ट्रेट है किसी के लिए भी सीखने की बात करें तो। और इसके साथ साथ न केवल मैं यहाँ पर रुकता, बल्कि ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विद इज। यानी कि ऐसे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर कि तनाव आ जाता है, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, उन सिचुएशंस को इतनी आसानी से कैसे हैंडल किया जा सकता है कि आप एक गहरी सांस लीजिए और एक जो एक चुटकी है स्नफ का वो लीजिए और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकल जाते हैं। तो मैं उसे उस माइंडसेट को सीखने की जरूर कोशिश करता अगर नानू काका मेरे अंकल होते तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहनलाल रतिराम, डिड ही एवर फुलफिल हिज प्रॉमिस। कहा जा रहा है कि नानू काका ने सोहनलाल रतिराम से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि वो उसके बेटे को विदेश भेज देगा, HBL से बात करेगा, ये सारा कुछ करेगा, दिस दैट। क्या उसने कभी भी अपने वादे को पूरा किया? कहीं पे भी उसने अपना फुलफिल किया था?
हम सभी जानते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इसे अब हम लिखें कैसे, इसे समझते हैं। हम लोग तो आंसर के राइटिंग की शुरुआत ही इसी लाइन से कर देंगे कि नो, नानू काका डिडंट फुलफिल एनी प्रॉमिस, क्योंकि कहानी में कहीं पर भी उसके प्रॉमिसेस का दोबारा कहीं जिक्र नहीं आया, ना ही ऐसा कुछ करने का आया। आता भी कैसे, आखिर एचबी अली को वो जानता ही नहीं था, ना ही कहीं से कोई कनेक्शन था, तो इसको फुलफिल करने का कोई रीजन नहीं बनता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड नथिंग टू डू विद सोहनलाल और हिज सन। सबसे बड़ी बात कि सोहनलाल या फिर उसका बेटा जो भी था, तो उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं था, उससे इसका कोई फायदा होने वाला नहीं था, तो उसके लिए ये काम क्यों करेगा, ठीक है। और जो भी चीज उसने प्रॉमिस किया था, हम सभी जानते हैं कि वो चीजें केवल वेलफेयर मिनिस्टर को जानने के लिए की गई थी। ये जानना चाहते थे कि वेल मिनिस्टर के बारे में इसे क्या क्या पता है और कैसे कैसे मेरे लिए काम का वो फायदे का हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। और दूसरी बात कि नानू काका जो थे वो कभी भी दोबारा शायद ही कभी जाते सोहनलाल से दोबारा मिलने के लिए, कि नानू काका वुड हैव नेवर विजिट सोहनलाल अगेन, वो कभी नहीं जाते उससे मिलने, क्योंकि उससे उसका कुछ मतलब ही नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी सोहनलाल ने कहा वॉज अ फॉल्स स्टोरी, वो एक झूठी कहानी थी, और उस कहानी के सच होने का कोई चांस भी नहीं था। कि अगर बाय द वे इसका कोई कनेक्शन रहा होता उस एचबी अली से, हजरत बरकत अली से, तब कोई बात भी निकलती थी कि हाँ चलो ठीक है, कांटेक्ट है, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सारी की सारी कहानी ही झूठी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। हमारे पास अगला सवाल है कि पर्सन लाइक नानू काका बी मोर सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी, गिव रीजंस। सवाल सिंपल है कि आज के समय में अगर बात करें तो नानू काका के जैसा कोई भी आदमी क्या वो प्रेजेंट सोसाइटी में सक्सेसफुल हो सकता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? यानी कि आम लोगों की तुलना में ऐसे लोग जो झूठ बोल देते हैं या फिर फॉल्स कनेक्शंस बता करके अपना काम निकलवा लेते हैं, क्या वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? क्या लगता है आपको? उसके पीछे का कारण भी देना। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, उनको देखते हैं। तो आंसर की शुरुआत ही इसी से होगी, ऑफ कोर्स नॉट। ये बिल्कुल संभावित नहीं है कि आज के समय में ऐसा कोई आदमी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसके पीछे के कुछ रीज़न है कि पहला तो ये कि सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डिजिटल एंड ओपन टू एवरीवन। लगभग सारी ही चीज़ें आज के समय में डिजिटल हो चुकी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ उसका कनेक्शन मुझसे है, इसका कनेक्शन मुझसे है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब चीज़ आप कह ही नहीं सकते। तो सारा कुछ खुला हुआ है, एक दूसरे के सामने आमने होता है सब कुछ जो भी है। तो अगर कोई पर्सन कोशिश भी करता है बहुत सारे झूठ बोलने का, जैसे कि नानू काका ने कोशिश किया था, ही विल बी कॉट सून। बहुत जल्दी वो पकड़ा चला जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। 2 दिन 4 दिन तक चलेगा, फिर उसके बाद फिर पकड़े जाएंगे आप। इसीलिए अभी के प्रेजेंट टाइम में नानू काका के जैसे लोग जो हैं वो झूठ बोलकर बच के नहीं निकल सकते हैं। इसके ठीक नीचे हमारा छठा क्वेश्चन है, आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor. Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. ये कहानी का लास्ट पार्ट था हमारा, जिसमें कि राइटर ने कहा था कि मुझे हैरानी होती है ये सोच करके कि जब मंत्री को ये पता चलेगा कि मेरे अंकल जो हैं वो कभी भी निन्नौर जैसी जगह के 100 मील के आसपास भी नहीं गए थे, तो उस समय क्या होगा। लेकिन खैर जो भी हो, बस मैं उस समय आसपास नहीं रहना चाहता, और मैं आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, यानी इन सभी की पहुंच से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर सवाल ये निकल रहा है कि व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन द मोटिव ऑफ द राइटर। ये जो लाइन कही गई है, इससे राइटर का जो क्या उद्देश्य सामने आता है, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। डज ही वांट टू ग्लोरीफाई मैनिपुलेशन? क्या वो यहाँ पर ये जो मैनिपुलेशन है, लोगों को बहला करके बहका करके झूठ बोल करके अपना काम ले लेना, क्या उसको वो यहाँ और भी ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं, ऐसा हो रहा है? या फिर वो वार्न अस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज विच इट्स डिस्कवर लीड्स टू, या वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं उस चीज को लेकर के कि अगर मंत्री को पता चल जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, या एक्सपोज द रियलिटी वी आर लिविंग इन, या हम जिस समय में रह रहे हैं उसकी सच्चाई को ये बयां कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम आंसर देंगे इसमें थोड़ा सा मतलब वर्ड्स के साथ खेलने वाली बात है कि पहले तो शुरुआत आपको ये करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को ग्लोरीफाई नहीं करता है।
doesn't glorify manipulation because writer is expressing his fear about consequences. क्योंकि राइटर जो है वो इस चीज को दिखा रहा है कि अगर ये पता चल जाता है तो पता नहीं क्या बुरा होगा। यही तो वजह है कि वो कहता है कि मैं आसपास नहीं रहना चाहता जब भी ऐसा कुछ होता है। तो यानी कि वो जान रहा है कि कुछ गलत ही होगा अगर मिनिस्टर को पता चल जाता है इन सारी चीजों के बारे में। और अगला क्वेश्चन था हमारा कि क्या वो इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमें चेतावनी दे रहे हैं? तो यस, दिस स्टेटमेंट वार्न्स अस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच द डिस्कवरी ऑफ अ लाई मे लीड टू। यानी कि जब झूठ का पता चल जाएगा तो कुछ न कुछ ऐसा होगा बुरा, उसका नतीजा जरूर बाहर निकल करके आएगा। क्योंकि इसका रीजन सिंपल है कि ट्रुथ कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम। सच्चाई जो है वो लंबे समय तक छुपी हुई नहीं रह सकती है। वी आर लिविंग इन अ टाइम when people want to get their things done by hook or crook. Okay? हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां की लोग किसी एन केन प्रकार चाहे जैसे भी बने वो अपना काम बनाना चाहते हैं। They don't care about truth and honesty anymore. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई से ईमानदारी से काम लें, हम थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखें या कोई और लीगल तरीका अपनाएं। तो दिस इज द रियलिटी वी आर लिविंग इन। और इस कहानी के जरिए कहीं ना कहीं राइटर जो है वो हम तक यही तो सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना ही बुरा कर लीजिए, कितना ही झूठ बोल लीजिए, लेकिन एक लिमिट के बाद बहुत हद तक संभावना है कि वो बाहर आएगा ही आएगा। इस कहानी में एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी? भाषाई आपातकाल क्या होता है? डू वी ऑल फेस इट? क्या हम सभी को इसका सामना करना पड़ता है? हाउ डज इट अफेक्ट आवर स्पीच? इससे हमारे बातचीत पर क्या असर पड़ता है? क्या ये हमारे बातचीत के तरीके को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर यहाँ से निकलेगा कि जब कभी भी हम कहीं किसी पे बात कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ बोल रहे हैं, उस समय उस सेकंड लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रॉपर लैंग्वेज होता है, जैसे कि हम लोग घर पे बात करते हैं, में बात करते हैं, बिहार में अगर हम बात करें तो भोजपुरी वगैरह में बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, नेटिव लैंग्वेज, जिसमें कि आपने बोलना शुरू किया, बोलना सीखा आपने जिस भाषा में, ठीक है। और हिंदी या इंग्लिश ये हमेशा सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की तरह ही यूज किया जाएगा। तो अगर आपके पास बोलने के दौरान कोई भी प्रॉपर वर्ड या सेंटेंस नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप उस समय क्या करते हैं, अपने मदर टंग की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए वी टर्न टू आवर मदर टंग और फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स ऑफ आवर डेली लाइफ। या तो हम मदर टंग की तरफ जाते हैं या फिर उन टर्म्स की तरफ जाते हैं जो कि हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यही सिचुएशन जो है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहलाती है, कि भाषाई आपातकाल। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे लोकेलिटी में एक कहावत है, जैसे कि अगर कोई ज़बरदस्ती बराबरी करने की कोशिश करे, आपने कुछ किया और वो भी जा करके किसी न किसी तरह से उसको कंप्लीट करके आपके बराबर खड़ा हो जाता है, तो हमारे इधर कहा जाता है उखड़ी चढ़ी बराबर होना। उखड़ी किसको कहते हैं? उखल को कहा जाता है। ओखली, ओ से ओखली आपने पढ़ा होगा। तो उखड़ी चढ़ी बराबर होना मतलब कि आप अगर उसके बराबर नहीं हो तो आपने क्या किया, उखल लगा दिया और उस पर चढ़ करके आप उसके बराबर हो गए। तो ये हिंदी में तो एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा कि हाँ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें बोलते समय। क्या करते हैं, आप इसी लैंग्वेज को डाल देते हैं बीच में, तो ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहलाता है। और इन चीजों से जाहिर क्या होता है कि इट इज द क्राइसिस इन प्रॉपर एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज व्हाइल टॉकिंग। यानी कि जब आप एग्जैक्टली बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास बोलने के लिए सफिशिएंट वर्ड नहीं है, वर्ड स्टॉक नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। और जाहिर है कि ऐसा अगर होता होगा तो इससे हमारे बातचीत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जब भी हमारे पास शब्द खाली हो जाते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए और इन सारी चीज़ों के का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये अक्सर वैसे शब्द होते हैं जो हम ज़्यादा अपने आसपास सुन रहे होते हैं या फिर जो हमारे आसपास के लोग ज़्यादा बोल रहे होते हैं। और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जिस भाषा पर पकड़ बनाना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश पर पकड़ बनाना चाहते हैं या हिंदी पर, तो आप उस भाषा में ज़्यादा समय बिताइए, चाहे पढ़ते हुए, चाहे सुनते हुए, चाहे लिखते हुए या आसपास के लोगों से बोलते हुए। तो जितना ज़्यादा आप उधर समय बिताते हैं उतना ही ये लैंग्वेज आपका बिल्ड होता चला जाता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इट रिलेटेड टू द थीम ऑफ द स्टोरी। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो इसका टाइटल चुना गया था इस कहानी का, अ पिंच ऑफ स्नफ, उसकी महत्ता को वर्णन करना है यहाँ पर, कि यानी कि उसका क्या महत्व था, क्यों आखिर यही टाइटल चुना गया था। और कहा जाता है कि हाउ इज इट रिलेटेड टू द थीम ऑफ द स्टोरी, ये इस कहानी के थीम से कैसे संबंधित है।
क्या इसका कोई रिलेशन है भी कहानी से, या बस ऐसे ही ये नाम रख दिया गया था? इस आंसर को लिखने से पहले इस टाइटल के वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड था इस पे अ पिंच। अ पिंच यानी एक चुटकी, एक स्मॉल अमाउंट, ठीक है, यानी जब बहुत छोटी सी मात्रा में लेते हैं। स्नफ, स्नफ दिखा रहा है क्या कि जो कि सूंघने में बहुत आसान हो या अडॉप्ट करने में आसान हो, ठीक, यानी आपकी उस चीज को बहुत आसानी से सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब पिंच ऑफ स्नफ से मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज जो बहुत छोटी मात्रा में हो और जिसे करना भी बहुत आसान हो, ठीक है। तो इस टाइटल से शो क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, a lot of problems which can be tackled by putting very less effort। बहुत कम कोशिश करने की जरूरत होती है आपको, and within short span of time, और समय भी बहुत कम लगाने की जरूरत होती है और उतने में ही वो समस्या सॉल्व हो जाती है। और नानू काका क्या करते हैं, डज द सेम इन दिस स्टोरी। नानू काका इस कहानी में यही तो करते हैं। हर जगह पर वो बहुत ही कम एफर्ट लगा करके और बहुत कम समय में अपना काम निकाल रहे होते हैं। और जब उन्होंने देखा कि सबसे पहली बात कि मिनिस्टर से मिलना बहुत टफ काम था और वो कई कई महीने लग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 दिन के अंदर ऐसा काम मैनेज कर लिया। और इसीलिए उसके लिए ये एक चुटकी जैसा काम था। एक चुटकी मतलब बहुत छोटे मात्रा का ये काम था, बहुत बड़ा काम नहीं था उसमें, ठीक है। और उसे उन्होंने इतनी तेजी से निपटाया, जैसे कि एक स्नफ को आप सूंघ लें, जितनी तेजी से सूंघने में कितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कहानी जो है, इसका जो भी थीम था हमारा, जिस तरीके से नानू काका आते हैं, वो प्रॉब्लम देखते हैं, फिर तुरंत सोचते हैं और चुटकी में उसको सॉल्व करके निकल जाते हैं। तो ये टाइटल ऑफ कोर्स थीम से रिलेटेड है। दिस इज हाउ दिस टाइटल रिलेट्स टू दिस थीम ऑफ द स्टोरी। इसके बाद आपके बुक में वर्ड स्टडी एंड ग्रामर का सेक्शन है। इस वर्ड स्टडी एंड ग्रामर में वन वर्ड्स का सब कुछ होता है, जैसे कि माउस टेज वगैरह था। पहला था कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, जो वर्ड्स दिए जाते हैं आपको उसका स्पेलिंग सही करके दिखाना होता है आपको। तो हमने यहाँ इस नोट्स में आपके सारी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर दिया है। तो माउस टेज था, असाइनमेंट, एम्बेसडर, सेक्रेटरी, कैंपेनर, कॉशन्ड, जेन्युइन, कैजुअली, लेजर, ये सारे वर्ड्स आपको करेक्ट करके दे दिए गए। फिर आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए थे जिनके 2 मीनिंग बताने थे, जैसे इंटरव्यू, ट्रांसफर, ब्लास्ट, ट्रेड, कोर्स, टच। इन सारे शब्दों के, इसके साथ साथ सरप्राइज, मैच, स्नॉट, इन सारे शब्दों के हमने 2 मीनिंग आपको नोट्स में प्रोवाइड कर ही दिया है। और फिर सफिक्सेस टू द वर्ब्स गिवन बिलो टू मेक देम नाउन। सफिक्स कहा जाता है जब किसी भी शब्द के साथ आप उसके बाद कोई नया शब्द जोड़ देते हैं, या कोई भी 2-3 लेटर जोड़ करके आप उससे एक नया शब्द बना देते हैं, उसे सफिक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे इम्प्रेस था, तो इम्प्रेस के आगे हमने ION लगा दिया, इंप्रेशन बन गया। अरेंज के आगे MENT लगाया तो अरेंजमेंट बन गया। और ये सारी चीजें आपके उस नोट्स में दे दी गई हैं, आप उससे इसे उतारिए, कॉपी कीजिए। फिर यहाँ पर आपके बुक से ही कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उनके लिए आपको एक शब्द लिखना था, जैसे इन अ फ्रेंडली मैनर एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, कंफर्टेबली, बहुत आसानी से। जैसे लार्ज इन साइज, बड़े साइज में अगर कोई चीज हो तो उसको क्या कहेंगे, तो इनॉर्मस कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका भी सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। फिर कुछ फ्रेजेस हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फ्रेज आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो फ्रेज होते हैं वो 3 नंबर तक पक्का आते हैं। तो आपके हर चैप्टर में फ्रेज दिए जा रहे हैं, आप उन फ्रेजेस को जरूर उतारा कीजिए और उनको आप प्रैक्टिस भी क्या कीजिए। और मैंने हर फ्रेज को हिंदी के साथ दिया है, जैसे एज सुन एज, तो ज्यों ही वैसे ही, त्यों ही। तो एज सुन एज आई रीच्ड देयर शी बिगन टू क्राई, यानी कि ज्यों ही मैं वहां पहुंचा वो रोने लग गई। तो इस तरीके से मैंने हर सेंटेंस का, हर फ्रेज का जो था वो हिंदी करके उसमें शामिल कर दिया मैंने। फिर ग्रामेटिकल पार्ट है आपके बुक में कुछ, तो कुछ टैग क्वेश्चंस लिखने थे, क्वेश्चन टैग्स, तो उसको भी मैंने बना करके सॉल्व कर दिया है। यहां तक में हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। और अगले लेक्चर में हम लोग बुक के हर लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को समझना शुरू करेंगे। इसलिए मेरा पहला सजेशन आपके लिए ये होगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।